हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बी डॉक्टर। तो आज से मैं शुरू कर रही हूँ न्यू सीरीज़ एनसीईआरटी हाइलाइट्स। ये जो है वो मैं एनसीईआरटी के पीडीएफ से ही बताऊंगी और मैंने जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट किया है और मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी। और ये जो है वो इस पीडीएफ को ना ज़रूर से अपने पास रखना, क्योंकि ये लास्ट टाइम में जो है वो नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड है। और फ़ोन तो भाई आजकल किसी के हाथ से छूटता है ही नहीं, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब के रील्स देखने के अलावा यही पीडीएफ ही खोल के पढ़ लोगे तो बहुत ही सही होगा। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी ये पीडीएफ मिलेगी, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस। ये इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने क्यों हाईलाइट किया मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स किए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट का पैटर्न अब बहुत ही अजीब हो गया है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अपना सेफ साइड एक बार रीडिंग डाल देने में कोई बुराई नहीं है। इसको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाई हार्ट याद करो, एक बार रीडिंग डाल देना, 2-3 बार रीडिंग डाल लोगे तो तुमको ये आइडिया रहेगा कि हाँ ये कहाँ से आए, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि एकदम घुमा के देंगे, तो बेसिक डायरेक्ट ही रहेगा। तो एक बार रीडिंग भी डाल लोगे ना तो याद रहेगा कि हाँ ये उस चैप्टर में था, इसका ये सिग्निफिकेंस था। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटीज. Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena that is physiological and behavioral processes. Mystery was the requirement of integrity of the cellular organization for living phenomena. ये जो सेल थ्योरी आई तो ये एक ना अपने साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सेल थ्योरी आई हमारे शेल्डन और श्वान और ने जब हमारी जो वो सेल थ्योरी लाई तो उन्होंने साथ साथ ना एक मिस्ट्री भी ले आई कि सेल हमारी आखिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिविंग बॉडीज में हुई कैसे, ये आता है। ठीक है, अब उसके बाद है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट क्या होता है, कोई भी पूछ लेगा, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बस इसका एक सिंपल सा एक लाइन की डेफिनेशन ही आ सकता है। ठीक है, मतलब मॉड्यूल्स वगैरह में अगर तुम्हें टॉप स्कोरर करना है तो जितना नॉलेज गेन करोगे उतना ही अच्छा, तुम सेफ साइड में रहोगे, घबराओगे नहीं। तो फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। बस यहाँ से ये, और ये जो है वो जी.एन. रामचंद्रन के बारे में, उन्होंने जो है वो हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर दी थी और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया था, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और लाइनस पॉलिंग के साथ उन्होंने पब्लिकेशंस किया था ऑन द मॉडल्स ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, कोलेजन की जो है वो स्ट्रक्चर पे, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स कोलेजन का स्ट्रक्चर पे उन्होंने पब्लिकेशंस किया था, किसके साथ, लाइनस पॉलिंग के साथ। और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन उन्होंने बताया था, और प्रोटीन स्ट्रक्चर के ये बेसिकली फाउंडर रहे हैं जी.एन. रामचंद्रन। ठीक है, चलो अब चैप्टर का है, मैं ज़्यादा नहीं, आज जो है ये बेसिक ही था ना, तो बेसिक के हिसाब से पहला देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। हमें पता है कि वो सेल होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपोज होते हैं सेल्स के, सिंगल सेल्स भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर सेल्स, और मैनी सेल्स हो गए मल्टी सेलुलर सेल्स। यू यानी कि ट्रू सेल्स, प्रो यानी कि भाई जो वो फॉल्स सेल्स हो गए यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स जो होते हैं कैपेबल होते हैं ऑफ द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो सिंगल सेल्स है, वो एक ही सेल अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट हो गई। और सारी एसेंशियल फंक्शन जो कि लाइफ, जो कि एक लिविंग के लिए ज़रूरी होती है, वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। सेल का ये डेफिनेशन हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल दी ऑर्गेनिजम्स। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने हमारी जो है वो पहली लाइव सेल डिस्कवर की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप जब हुआ था तभी हमारी जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स हमारी सामने आई थी। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही हमारी माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवरी की थी, और उन्होंने ही पहली बार हमारी जो है वो लाइव सेल डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने हमारी न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक ने हमारी कॉर्क सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, डेड सेल्स जो की थी। 1838 में मैथियस शेल्डन, एक बोटानिस्ट, जर्मन बोटानिस्ट, ने हमारी ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स जो है वो कंपोज्ड ऑफ होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि फॉर्म करते हैं टिश्यू। ठीक है, अब इसमें मैंने ये सी और बी को क्यों मार्क किया, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था, अगर तुम लोग को नहीं होता तब तो वेल एंड गुड। मुझे शेल्डन बॉटनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे कि श्वान थे, इसका मुझे बहुत कन्फ्यूजन, तो मैंने जस्ट एक ट्रिक बनाया था। शेल्डन में सी आता है तो ABCD है ना, और बॉटनिस्ट का बी एक सीक्वेंस है, बॉटनिस्ट शेल्डन, वो हो गया। अब बोलो कि श्वान में भी सी आता है, तो श्वान में मैंने W से पहचाना था कि श्वान में W और Z पास पास है, तो
श्वान और जूलॉजिस्ट, इस तरीके से मैंने किया था। समझने की कोशिश करना, समझ जाओगे। खैर हो सकता है माइट भी किसी पॉइंट किसी वक्त ये हेल्प करे, ठीक है। थियोडोर श्वान ने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा था। उन्होंने कि उनके जो है वो एनिमल सेल्स के बाहर जो एक वो थिन आउटर लेयर होती है, जिन्होंने आज के डेट में हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने ये भी बताया था, उन्होंने प्लांट की भी स्टडीज़ की थी। श्वान ने हमारी जो है वो प्लांट की भी टिश्यूज़ की भी स्टडीज़ की थी, और उन्होंने बताया था कि एनिमल्स की सेल्स में हमारी जो है वो सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन वो हमारी प्लांट के पास एक प्लांट की टिश्यूज़ में एक पर्टिकुलर ऐसी सेल्स हैं जो कि हमारी सेल वॉल होती है उनमें, और एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल्स की। तो ये हमारे शेल्डन ने नहीं बताया था, ये याद रखना। हमें लगता है कि वो जो सेल वॉल का डिस्कवरी हुआ था प्लांट टिश्यू के थ्रू, तो वो शेल्डन ने बताया था, नहीं, वो श्वान ने अपने बेसिक नॉलेज, उन्होंने एनिमल सेल को पढ़ा, उनको लगा कि एनिमल सेल में तो ये सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल के पास ही होते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल की अपनी स्टडीज़ के बेसिस पर ही उन्होंने बताया। फिर उन्होंने श्वान ने हमारी हाइपोथेसिस दी, शेल्डन ने नहीं, श्वान ने हमारी हाइपोथेसिस दी थी कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो कंपोज्ड ऑफ होती है सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ये श्वान ने बताया। शेल्डन ने खाली बोला था कि प्लांट सेल्स जो है वो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब जो है उसमें सेल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होती है। और फिर श्वान ने हमारी हाइपोथेसिस दी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ होती है सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। शेल्डन एंड श्वान ने टुगेदर या एक साथ हमारी जो है वो सेल थ्योरी का फॉर्मुलेशंस किया, लेकिन सब कुछ ठीक था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो है वो हमारी न्यू सेल्स आती कहाँ से है। एक सेल्स जो है वो ठीक है, लेकिन न्यू सेल्स बन कैसे रही है। तो फिर रुडोल्फ वर्चो आए 1855 में, उन्होंने बताया कि सेल्स जो होती है वो डिवाइड होती है और न्यू सेल्स जो होती है वो फॉर्म होते हैं, यानी कि हर एक सेल जो आज की डेट में हमारी बन रही है वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की जो है वो प्रोडक्ट है। तो उन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बारे में उन्होंने बताया ओमिनस सेलुलर ए सेलुलर, ये एक वर्ड है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के लिए। और उन्होंने जो शेल्डन और श्वान ने जो एक साथ हाइपोथेसिस दिया था, उसको जो है वो उन्होंने जो है वो एक पर्टिकुलर शेप दिया कि हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये सही है, लेकिन सेल्स आती कहाँ से प्रोडक्ट ऑफ सेल्स में, तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तो पता है ना, सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग। ये बहुत बायोलॉजी का बहुत ही बेकार सा, क्या बोला जाए, फैक्ट बहुत ही बेकार सा वो है, ट्रू चीज़ है। मैथमेटिक में जाओगे तो थोड़ा लगेगा कि डिवाइड बाय मल्टीप्लाइंग, लेकिन यही है, सेल्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग। बहुत ही अजीब है, बट खैर क्या करें। फिर ओवरव्यू ऑफ द सेल्स टॉपिक में आते हैं। प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल होती है। ह्यूमन की जो चीक सेल्स है वो हम उसको निकाल के हम 10th क्लास में जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं बायो लैब में। ह्यूमन की चीक सेल्स को निकाल करके और अनियन पील का सेल्स निकाल के हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। अनियन पील्स में हम जो है वो क्या बोलते हैं, सेल वॉल अनियन पील में जो है वो हम सेल वॉल देखते हैं, और ह्यूमन की चीक सेल्स में हम जो है वो सेल वॉल नहीं देखते। उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड ईच सेल के पास जो है वो एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होती है, जिनके पास नहीं होती है वो हमारे प्रोकैरियोट्स है, और हर एक सेल के पास होती है वो हमारे यूकैरियोट्स हुए। प्रोकैरियोट्स के पास भी न्यूक्लियस होती है, लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं होती है। तो इसलिए बोला कि हर एक सेल में एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस। उनकी जो है वो न्यूक्लिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोट्स में हमारी जो होती है वो उनकी मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर कंटेंट्स जो है वो नेकेड होती है, ठीक है। देन उसके बाद न्यूक्लियस में हमारे क्रोमोसोम्स आती है। क्रोमोसोम जो होती है वो फर्दर कंटेन करती है हमारी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह, डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन्स, ये सब। सेल्स जिसके पास हमारी मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई होती है, जो मैंने बताया, यूकैरियोटिक्स होती है, और जो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस जिनके पास नहीं होती है वो हमारी प्रोकैरियोट्स होती है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के पास एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम ऑफ द सेल। मेजर वॉल्यूम ऑफ द एरिया जो है वो हमारी साइटोप्लाज्म से ही होती है, और ये मेजर एरियाना है ऑफ ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पे तुम्हारी ग्लाइकोलाइसिस होती है, जिससे हमारे पिरुविक एसिड बनती है, और ग्लूकोज का ये ब्रेकडाउन होते हैं, तभी तो हमारी एनर्जी बनती है। फर्दर ग्लूकोज पिरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी जो है वो एनर्जी नहीं बनेगी। ये हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरियाना है ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ वेरियस केमिकल रिएक्शन लिविंग स्टेट में। एक सेल को जिंदा रखने के लिए जो है वो यहीं पर एक्टिविटीज़ होती है। अच्छा, इक्विलिब्रियम होता है स्टेडी स्टेट। अगर सेल हमारा स्टेडी स्टेट में आ गया, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब कि डेड है।
सेल को हमेशा वर्क करना ही होगा जिंदा रहने के लिए, वो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकता। अगर उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया देन द सेल इज डेड, नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। वो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकती, हमारी बॉडी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करती, वो हमेशा चलती रहती है। अगर एक स्टेबल हो गई देन डेड। देन उसके बाद बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स के पास एक अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होती है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्ड है। मैं ना एक चार्ट इसमें नहीं बनाया मैंने, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगी ना तो उसमें मैं पेपर में दिखाऊंगी कि एक वो है डिफरेंस टाइप का है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड, ये सारे जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड है, उसको याद रख लो क्योंकि वो बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन सा मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, कौन कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। तो वो एक तरफ में यहीं पे साइड में लिख लेना, इसी टॉपिक में ना, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में पेज खाली होते हैं ना वहीं पे लिख लेना। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से दिखाऊंगी, उससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि जब भी ये टॉपिक पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होगी कि यार कौन सा मेम्ब्रेन बॉन्ड था, कौन सा मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं था। यहाँ पे भी और आगे जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ना, तब भी होती है कि यार ये मेम्ब्रेन बॉन्ड में आएगा कि नहीं आएगा। यहीं पे लिख लोगे, याद कर लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद राइबोसोम्स जो है वो हमारी जो होती है वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, ये याद रखना। राइबोसोम्स जो है वो हमारी क्या बोलते हैं, नॉर्मली सेल में भी होती है और विद इन द ऑर्गेनल्स भी होती है। और वो विद इन द ऑर्गेनल्स जो है वो दो ऑर्गेनल्स में होती है, एक क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक रफ ईआर के ऊपर होती है, उसके अंदर नहीं होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो होता है ना, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऊपर होती है। लेकिन विद इन द ऑर्गेनल्स जो है वो राइबोसोम दो में होती है, एक क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट्स में होती है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में एनिमल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, प्लांट एनिमल्स, और क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट्स में होती है। एनिमल सेल जो है वो कंटेन करती है अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल कॉल्ड एज सेंट्रोसोम, जो कि हेल्प करता है सेल की डिवीजन में। प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होती है, ये पता है क्यों, लेकिन वो डिवाइड कैसे करती है तो वो हम सेल साइकिल में मैं बताऊंगी। अभी जो है वो इतना है कि सेंट्रोसोम जो है वो हमारे नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड, और वो हमारी एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने तरीके के सेल्स हैं, ये पता है? नहीं पता है, मैं बताऊंगी। फिलहाल आगे कंटिन्यू करते। सेल्स डिफर करता है हमारी ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। माइकोप्लाज्मास जो कि स्मॉलेस्ट सेल्स है, 0.3 माइक्रोमीटर होती है लेंथ की, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल्स हमारे माइकोप्लाज्मास है। और वाइल बैक्टीरिया जो है ये हमारे 3 to 5 माइक्रोन मीटर्स की हो सकती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल पता है सबको, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच की एग जो है वो बहुत बड़ी होती है और वो एक जाइगोट, एक सिंगल सेल है एग हमारी, तो वो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है। मल्टी सेलुलर में हमारी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि 7 माइक्रोन मीटर की डायमीटर की हो सकते हैं। नर्व सेल जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट सेल्स है, ठीक है। और फिर जो है वो सेल्स की जो है वो शेप अलग अलग हो सकती है। अब मीजोफिल सेल्स हमारी राउंड होती है, ट्रैकेट की सेल्स हमारी एलोंगेटेड, नर्व सेल्स हमारी तुम देखते हो ब्रांचेस भी होती हैं उसमें और लंबे लंबे भी होते हैं। वेसल्स हमारी ट्यूबुलर फॉर्म्स में होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमारे डिस्क शेप हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, रिबन लाइक्स हो सकते हैं ना। और फिर कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर एमीबा वगैरह इरेगुलर होती है। द शेप ऑफ अ सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये एक लाइन है कि सेल की शेप वैरी करती है विद द फंक्शन दे परफॉर्म। विलाई है, विलाई में हमारे जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, इसीलिए वो थोड़े से ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस। सीलिया में हमारी थ्रेड लाइक मूवमेंट के लिए वो हेल्प करती है, तो उसका उस तरीके से मूवमेंट होता है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, तो ये हमारी एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करती है। रेड ब्लड सेल्स हमारी राउंड और बाइकनकेव शेप होती है, वो क्यों होती है? ताकि ये अच्छे से हमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो सके हमारी जो है वो वेसल्स के थ्रू और कैपिलरीज में, और हीमोग्लोबिन को अच्छे से बाइंड करने के लिए ये रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो राउंड और बाइकनकेव शेप होती है। सिकल सेल अनीमिया में हमारी आरबीसीज जो है वो सिकल शेप हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो है वो हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए हम जो है वो एनेमिक हो जाते हैं क्योंकि उसकी शेप ही बिगड़ जाती है। तो इसीलिए आरबीसी जो है वो हमारी बाइकनकेव शेप की होती है और राउंड शेप की होती है, ताकि वो अच्छे से हीमोग्लोबिन को पकड़ सके। वाइट ब्लड सेल्स भी हमारी एमेबॉइड शेप क्यों है? ताकि एमेबॉइड क्या होता है, अमीबा क्या, अमीबा इरेगुलर शेप होती है, वो कहीं पे भी घुस सकता है। सो जो इरेगुलर है तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप का शेप चेंज कर लेगा। तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी डायपेडेसिस मूवमेंट शो करती है, यानी कि वो स्क्वीजिंग आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज।
हमारी अगर कहीं पर लिम्फ वेसल्स में या फिर कहीं पर हमारी किसी भी स्किन के टिश्यूज़ में या कहीं पे भी, स्किन की एग्जांपल में समझो, वहाँ पर हमारा कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर हमें चोट लगी है, तो इयोसिनोफिल्स हमारे, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, बेसोफिल्स वगैरह आएंगे, तो वहाँ पे उसको कवर करने के लिए कि हाँ कोई फॉरेन पार्टिकल घुसा है, तो उसको किल करने के लिए वो ब्लड कैपिलरीज से हमारी बाहर आएंगे, स्क्वीज आउट होगी और देन उसको किल करेंगे, इसलिए वो इरेगुलर शेप के होते हैं। और क्या बचा? हाँ, मैंने पूछा था कि टोटल कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो याद रखना टोटल जो है वो हमारे 200 टाइप्स ऑफ द डिफरेंट सेल्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, 200 अलग अलग। अब टिश्यू में ही तुम सोच लो, टिश्यू में कोई फाइब्रोब्लास्ट है, कोई मास्ट सेल है, कोई एडिपोज है, एरियोलर टिश्यू में हमारी डेंस इरेगुलर रेगुलर टिश्यू है, फाइबर्स हैं। फिर हमारे कार्डियक में हमारी हार्ट के कुछ सेल्स अलग हो गए होते हैं, देन नॉर्मल स्किन सेल्स अलग होते हैं, नॉर्मल मसल के सेल्स अलग होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, नर्व सेल्स का शेप अलग होता है, आरबीसी भी हमारा सेल है उसका भी शेप अलग हुआ, डब्ल्यूबीसी भी सेल है उसका भी शेप अलग हुआ। इन टोटल हमारे एक ह्यूमन बॉडी में हमारे जो है वो 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स हमारी है इन द नेचर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से शुरू करूँगी। अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से तक ज़रूर से शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना। डेली जो है वो कम्युनिटी पेज पे बायोलॉजी के क्वेश्चंस डल रहे हैं, डेली 4 क्वेश्चंस डलते हैं 10 to 11, और उनको अटेम्प्ट करना। अभी जो है वो ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चंस डल रहे हैं और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कौन से क्वेश्चन डालने। उसके बाद मोस्टली मैं जो है वो मॉर्फो के क्वेश्चन डालूंगी, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन डालूंगी, तो उसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना ताकि प्रैक्टिस में रहे। जो पढ़ रहे हो वो तो ठीक ही है, वेल एंड गुड, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन अदर चैप्टर्स के भी क्वेश्चन जो है वो दो चार बेसिक वाले अटेम्प्ट करोगे तो लगेगा कि हाँ वो चीज़ भी रिवाइज्ड हो रही है थोड़ा थोड़ा। तो अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करना मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को, और उनको बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, खुद भी सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बीइंग डॉक्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।